नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड ऑफ नॉलेज में। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का पार्ट 2 का लेक्चर लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग 1858 से 1919 के और 1919 से लेकर 1947 तक के एक्ट्स पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 1858 टू 1919, एंड ऑफ कंपनीज रूल। The Government of India Act 1858. It abolished East India Company and transferred the powers of government, territories and revenue to the Crown. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ब्रिटेन एक मोनार्क कंट्री है जहां अभी भी क्राउन को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। क्राउन मतलब होता है ताज। जो भी क्राउन पहनेगा वही रियल किंग होगा, एक्चुअल रूलर होगा। हालांकि आजकल क्राउन को हटाने के लिए ब्रिटेन में ही लोग क्राउन सिस्टम का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आयरलैंड में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद जो न्यू किंग बने हैं, किंग चार्ल्स, उनको लोग इतना पसंद नहीं कर रहे हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यहाँ तक कि अभी की जो पीएम हैं लिज ट्रुस, वो भी क्राउन को एबॉलिश कराना चाहती थी। हम करंट में चले गए, पर हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। तो चलिए अपने टॉपिक पे लौटते हैं। 1857 के रेवोल्यूशन या क्रांति के बाद ब्रिटिश मोनार्क ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर सारी गवर्नेंस अपने हाथों में ले ली। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकम्स वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ही वॉज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे अब तक, जो 1833 में जो बने थे, अब उनका नाम चेंज करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया। और दूसरा ये कि वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के थ्रू उनकी रिप्रेजेंटेशन करते थे। लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो हमारे पहले वाइसरॉय थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछते हैं कभी कभी। इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय अबॉलिशिंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को हमने पिछले लेक्चर में बताया था। तो आप पिछले लेक्चर यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पार्ट 1 में जाके देख सकते हैं। इट क्रिएटेड न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वेस्टेड कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसी एक्ट के थ्रू जो है एक नया ऑफिस बनाया गया, एक नई पोजीशन बनाई गई जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की थी, और जिसके अंदर जो है कंप्लीट अथॉरिटी दी गई इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने की। तो हमारे सबसे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? हमारे सबसे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड स्टैनली थे, जो कि पॉलिटिकल हेड भी कहे जाते थे। तो सेक्रेटरी जो पोस्ट बनाई गई उसको एक तरीके से पॉलिटिकल हेड भी कहा गया। इट इस्टेब्लिश द 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इट वॉज एडवाइजरी बॉडी। सेक्रेटरी वॉज चेयरमैन ऑफ काउंसिल। तो इसके साथ साथ जो है 15 मेंबर की एक काउंसिल बनाई गई जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करती। वो एक एडवाइजरी बॉडी थी जो सारी चीज़ों पे एडवाइस करती थी सेक्रेटरी को डिसीजंस लेने में। इट कॉन्स्टिट्यूटेड सेक्रेटरी ऑफ काउंसिल इन काउंसिल एज बॉडी कॉर्पोरेट कैपेबल ऑफ स्विंग एंड बीइंग स्यूड इन इंडिया एंड इंग्लैंड। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आजकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 300 जो है उससे तकरीबन सिमिलर है ये। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो है सेक्रेटरी ऑफ काउंसिल के नाम पर ही जो है जो जितनी भी स्विंग होती थी, जैसे हम गौन को किसी भी कोर्ट में इनके खिलाफ केस कर सकते थे और ये खुद भी एक तरीके से केस कर सकते थे अगर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो ये केस जो है इंग्लैंड में भी किया जा सकता था और इंडिया में भी किया जा सकता था। तो नेक्स्ट है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। Indians were also allowed to take part in
द वर्क ऑफ लेजिस्लेशन। तो अभी तक लेजिस्लेशन में इंडियंस को अलाउ नहीं था पार्टिसिपेट करना, बट इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के थ्रू इंडियंस को भी अलाउ कर दिया गया। इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द प्रेसिडेंसीज बॉम्बे एंड मद्रास टू लेजिस्लेट फॉर देयर सब्जेक्ट्स। तो इस एक्ट के थ्रू जो है पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, स्पेशली लेजिस्लेशन का। अब क्या था कि पहले लेजिस्लेशन सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही किया करते थे, लेकिन अब इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि बॉम्बे और मद्रास को अलग अलग जो है पावर दी गई कि वो अपने ज्यूरिसडिक्शन में लेजिस्लेट कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर, यानी लोगों के ऊपर। वाइसरॉय असेंट ऑन एवरी बिल पास्ड बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज नेसेसरी। तो लेजिस्लेशन करने का पावर उनको इंडिविजुअली दे तो दिया गया, बट अभी भी जो वीटो पावर या वाइसरॉय की जो असेंट की पावर थी, जितने भी बिल पास किए जाते थे सब पर वाइसरॉय के असेंट लेनी जरूरी थी। बिना उनके असेंट के बिल पास नहीं हो सकता, वो एक्ट नहीं बन सकता। वाइसरॉय was also empowered to make ordinance without the concurrence of legislative councils during emergency and has power to alter the limits of provinces, presidencies and territories। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो थी वो वाइसरॉय की वो अभी भी बनी हुई थी। एमरजेंसी के टाइम में वो बिना लेजिस्लेशन के ऑर्डिनेंस या एक्ट जो है लॉज बाय लॉज वो बना सकते थे, या इमरजेंसी में कोई भी नोटिफिकेशन निकाल सकते थे। और उनके पास ये भी पावर थी कि अपने प्रोविंसेस, प्रेसिडेंसी और टेरिटरीज को ऑल्टर कर सकें। हमारा नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया? इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन the central and provincial legislative councils but maintain the official majority in them। यहाँ पे क्या हुआ कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जितने भी थे, जिनको सिर्फ प्रोसीडिंग्स या वहाँ की जितनी भी लेजिस्लेशन की लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की डिबेट और वो सब सुनने का अधिकार था, लेकिन बोलने का अधिकार नहीं था। वो सब जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनको वोटिंग का राइट नहीं था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एडिशनल मेंबर्स को जो कि नॉन ऑफिशियल थे उनको भी ऐड किया गया सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। और इट इंट्रोड्यूस द इलेक्शन सिस्टम पार्शली, और यहाँ पे इलेक्शन सिस्टम को भी जो है पार्शली इंट्रोड्यूस किया गया। कुछ मेंबर्स जो थे वो इलेक्शंस के थ्रू सेलेक्ट होके आए थे। It increased the function of legislative council and gave them the power of discussing the budget and addressing questions to the executive। अब इसमें ये कह रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शंस को भी बढ़ाया गया और उनको बजट के ऊपर डिस्कशन करने का भी पावर दिया गया। It also provided the nomination of some non-official members in the Central Legislative Council by the Viceroy on recommendation of Bengal Chamber of Commerce and Provincial Legislative Council। तो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो भी मेंबर हुआ करते थे उनके थ्रू जो है रिकमेंडेशन आती थी और वाइसरॉय सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उस मेंबर को नॉमिनेट कर सकते थे एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर। अभी यहाँ पे सिर्फ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की ही नॉमिनेशन होती थी, उनको वोटिंग का राइट नहीं होता था। नेक्स्ट एक्ट है हमारा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। अब यहाँ पे इसको जो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी और मिंटो जो थे, जो मॉर्ले थे वो एक वाइसरॉय थे और मिंटो जो थे वो सेक्रेटरी थे। इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया? इट इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स की संख्या जो थी वो और बढ़ा दी गई। इट इनलार्ज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ लेवल्स।
एग्जाम्पल, मेंबर्स वर अलाउड टू रेज क्वेश्चंस रिलेटेड टू बजट एंड अदर्स। अब यहाँ पे क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे उनको उनकी पावर को जो बढ़ा दिया गया। पहले बजट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वो जो है रेज करना उन्हें अलाउड नहीं था, लेकिन इस एक्ट के थ्रू वो बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में रेज भी कर सकते थे और उसके बारे में डिस्कशन भी कर सकते थे। इट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग सेपरेट इलेक्टोरेट। लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो इस एक्ट के थ्रू निकल कर आया। इसमें ये कह रहा है कि इट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग सेपरेट इलेक्टोरेट। तो जहाँ भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया जो थे वहाँ से सिर्फ मुस्लिम्स ही इलेक्शन लड़ सकेंगे और वही चुनाव जीत के आया करेंगे। और यहाँ पे ये भी सिस्टम बना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ सीटें जो थी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ की उनके लिए फ़िक्स कर दी गई। और ये इसका आइडिया जो था ये मेन जो है लॉर्ड मिंटो लेकर आए थे और इसीलिए उनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। ये एक तरीके से इंडिया पे रूल करने का उनका प्लान था या कॉन्स्पिरेसी के थ्रू इसको लाया गया था। डिवीज़न, जैसे कि हम जानते हैं कि इंग्लैंड ने बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया था। तो इसी के थ्रू ही इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था कि जैसे ही हिंदू, मुस्लिम्स एंड और भी डिफरेंट रिलीजन्स के थ्रू हम इनका रिप्रेजेंटेशन बना देंगे तो ये और भी ज़्यादा डिवाइडेड हो जाएंगे। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड जमींदार। तो इसमें क्या किया गया कि अलग से रिप्रेजेंटेशन भी बनाया गया, अलग से कुछ सीटें और भी फिक्स कर दी गई कॉरपोरेशंस के लिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए और जमींदार्स के लिए। ये देखिए ये और भी जो है डिवीज़न की तरफ बढ़ते जा रहे थे इसके थ्रू। इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय एंड गवर्नर्स। यहाँ पे क्या हुआ कि पहली बार एसोसिएशन ऑफ इंडियंस को इंडियंस के कुछ मेंबर्स इकट्ठा हुए, एसोसिएशन बनाए और उनको जो है फर्स्ट टाइम ये अलाउ किया गया कि वो वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हो सकें या गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हो सके। यह ऐसा पहली बार हुआ था। इसमें क्या था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वो पहले ऐसे थे जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हुए थे। नेक्स्ट एक्ट है हमारा द इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इसमें क्या किया गया, इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे हमारे अभी कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दिए गए हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर तीनों के अलग अलग हैं जो अलग अलग इन पे लॉज बनाते हैं। जैसे सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट में स्टेट और कॉन्करेंट में दोनों को ही पावर होता है। इसी तरीके से यहाँ भी जो है उनके सब्जेक्ट्स को अलग कर दिया गया कि कौन से सेंट्रल सब्जेक्ट हैं, कौन से प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पे रूल मेकिंग पावर्स जो हैं, लॉ मेकिंग पावर, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स के वाइज उनको डिवाइड कर दिया गया। इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू 2 पार्ट, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट जितने भी थे उसमें भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक ट्रांसफर्ड और एक रिजर्व्ड। दिस सिस्टम वाज आल्सो नोन एज डायरकी। इस सिस्टम को डायरकी सिस्टम भी कहते थे। अब ट्रांसफर्ड सिस्टम सब्जेक्ट्स कौन से थे, एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये वो सब्जेक्ट्स थे
जो जिसके काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू इसको जो है पास करा के लॉ बनाया जाता था। लेकिन रिजर्व्ड सब्जेक्ट क्या थे? रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स वो थे जो गवर्नर के पास अभी भी रिजर्व में थे, मतलब गवर्नर के पास ही उसका सारा पावर था। लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास इसके थ्रू इस पे लेजिस्लेशन करने का, इस पे लॉ या एक्ट बनाने का कोई पावर नहीं था। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री। बाइकैमरलिज्म मीन्स दो हाउस। एक स्टेट में, जैसे हमारे अभी देखें तो यूपी में और कर्नाटक में, ये सब जो है टू हाउस स्टेट्स हैं। बिहार में तो यहाँ पे लोकसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों हाउस जो है वर्किंग में हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी, जैसे हम यहाँ पे अगर बात करें तो बाइकैमरलिज्म का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए गए। और दूसरा ये था कि डायरेक्ट इलेक्शंस भी यहाँ पे इस एक्ट के थ्रू शुरू किए गए। इट एक्सटेंडेड द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिक्स क्रिश्चियन एंड एंग्लो इंडियंस। अब यहाँ पे और ज़्यादा डिवीज़न करने लगे वो। अब पहले सिर्फ मुस्लिम के लिए ही बनाया था 1909 में, लेकिन इस एक्ट के थ्रू सिक्स क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियंस के लिए भी अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया गया। इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन। फ्रेंचाइज मतलब यहाँ पे वोट से रिलेटेड है। फ्रेंचाइजी मतलब वोट देने का अधिकार। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों को ही वोट देने का अधिकार मिला, जिनके पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी थी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी थी। कुछ टैक्स के रिलेटेड कुछ लोगों को मिला और कुछ बेसिस बनाया गया एजुकेशन का। इट क्रिएटेड न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन एंड ट्रांसफर्ड टू हिम सम ऑफ द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। नया जो है हाई कमिश्नर बनाया गया है लंदन में, और कुछ जो है फंक्शंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के उसको दे दिए गए उसको परफॉर्म करने के लिए। इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज सेट अप इन 1926 फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स। तो इस एक्ट के थ्रू ही पब्लिक सर्विस कमीशंस जो हैं इस्टेब्लिश हुए थे फर्स्ट टाइम सिविल सर्वेंट्स के सिलेक्शन के लिए। इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट। सेंट्रल बजट में से कुछ पैसा जो है प्रोविंशियल बजट के रूप में प्रोविंशियल स्टेट्स के लिए, प्रोविंसेस के लिए अलॉट होने लगा। ये भी फर्स्ट टाइम हुआ था। इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू रिपोर्ट एंड रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 years ऑफ कमिंग इनटू फोर्स। अब यहाँ पे स्टैट्यूटरी कमीशन का रिक्वायरमेंट हो जो है बनाया गया कि वो 10 साल के लिए इस एक्ट्स में दिए गए चीज़ों को अप्लाई करने के बाद ज़मीनी स्तर पे उसको इवेलुएट करेगी और उसका रिपोर्ट जो है वो बनाएगी। जैसे कि इस एक्ट के बाद जो है साइमन कमीशन जो आए थे 1927 में, उनके ऊपर जो है जिम्मेदारी दी गई थी इसमें जो है इस पर रिपोर्ट देने के लिए। तो अगला एक्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यही जो है सबसे ज़्यादा बेसिक एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का यही है। मैक्सिमम सब्जेक्ट्स, मैक्सिमम चीज़ें जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही ली गई हैं। तो चलिए देखते हैं इसके पॉइंट्स। इट डिवाइडेड द पावर बिटवीन द सेंटर एंड यूनिट्स इन 3 लिस्ट: फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट। जैसे कि अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिस्ट दी हुई हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। इट अबॉलिश डायरकी इन प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। अब यहाँ पे डायरकी को हटा दिया गया
और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को बढ़ावा दिया गया। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब उनकी इंडिविजुअल की ऑटोनोमस यानी ऑटोनॉमी की बॉडी, इंडिविजुअल में डिसीजंस लेने की क्षमता को उनको बना के रखा गया। इट प्रोवाइडेड फॉर द अडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। अब सेंटर पे डायरकी बना के रखे और प्रोविंसेस की डायरकी जो थी उनको हटा दिया गया। इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लास, वीमेन एंड लेबर्स। तो इस एक्ट ने क्या किया, जो है डिप्रेस्ड क्लास के लिए, वीमेन के लिए और लेबर के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स बना दिए। क्योंकि जैसे 1932 में गांधी और अंबेडकर जी के बीच में समझौता हुआ था, उसके थ्रू जो है जब गांधी जी ने इनकी डिमांड जो है मानने से इनकार कर दिया था, तो अंबेडकर जी ने रिवोल्यूशन किया था। लेकिन बाद में इनके बीच में पैक्ट साइन हो गया था, पूना पैक्ट कहते हैं उसको। तो उसके थ्रू जो है उनको डिप्रेस्ड क्लासेस को अलग से इलेक्टोरेट मिल गया। इट एबॉलिश्ड काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1958। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 के थ्रू जो काउंसिल ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था उसको एबॉलिश कर दिया गया। इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज, इट एक्सटेंडेड वोटिंग राइट्स। अबाउट 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन गॉट राइट टू वोट। यहाँ पे क्या था कि 10%, अराउंड 10% पॉपुलेशन को वोटिंग के राइट मिल गया। इट प्रोवाइडेड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसी एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भी इसी एक्ट के थ्रू आया। और इट ऑल्सो इस्टेब्लिश अ फेडरल कोर्ट इन 1937। एक फेडरल कोर्ट भी 1937 में इस्टेब्लिश हुआ। अगला हमारा एक्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस। तो अगला हमारा एक्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट फ्रॉम अगस्त 15, 1947। यहाँ पे ब्रिटिश रूल का एंड हुआ और इंडिया को जो है इंडिपेंडेंट मिला। इंडिया 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हुआ और सोवरेन भी बना। सोवरेन मतलब सोल डिसीजन मेकिंग का अधिकार विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। इट प्रोवाइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएटेड टू इंडिपेंडेंट नेशन, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसी एक्ट के थ्रू ही पार्टीशन हुआ। इट एबॉलिश द ऑफिस ऑफ वाइस रॉय। अब वाइस रॉय का ऑफिस यहाँ से एबॉलिश कर दिया गया और अब वाइस रॉय की पोस्ट यहाँ नहीं रहती। इट एम्पावर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर रिस्पेक्टिव नेशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पावर दे दिया गया कि वो अपना एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, उसके लिए लॉज बना सकते हैं अपने देश के लिए। इट एबॉलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड ट्रांसफर्ड हिज फंक्शन टू सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ अफेयर्स। ये भी कुछ टाइम के लिए ही इसको ट्रांसफ़र किया गया सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ को, बाद में वो भी पोस्ट को जो है हटा लिया गया। इट ग्रांटेड फ्रीडम ऑफ प्रिंसली स्टेट्स आइदर टू ज्वाइन एनी डोमिनियन और बिकम इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे जो है जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे, जो ऑटोनोमस स्टेट्स थे, उनको जो है डिसीजन मेकिंग का वो दिया गया कि वो आइदर इंडिया को ज्वाइन कर लें, पाकिस्तान को कर लें या फिर इंडिपेंडेंट रहे। तो कुछ लोगों ने इंडिपेंडेंट रहने का सोचा भी था, लेकिन बाद में सरदार पटेल जी ने की जो है उनकी पॉलिसीज़ के थ्रू उनको इंडिया में शामिल कर लिया गया। इट डिप्राइव्ड द ब्रिटिश मोनार्क टू वीटो बिल और आस्क फॉर एनी रिजर्वेशन टू द बिल्स फॉर अप्रूवल। अब ब्रिटिश मोनार्क का भी पावर जो है ख़त्म कर दिया गया बिल्स को वीटो करने का। वीटो पावर, कोई भी बिल्स को जो है वीटो कर सकते थे ब्रिटिश मोनार्क पहले के टाइम में, लेकिन अब जो है
इस एक्ट के थ्रू उनका भी पावर यहाँ से ख़त्म कर दिया गया। डिप्राइव द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम रॉयल टाइटल ऑफ इंग्लैंड। तो पहले ब्रिटिश का इंग्लैंड का इंडिया कहते थे, लेकिन अब जो है इंग्लैंड के उससे हम इंडिपेंडेंट हो गए इस एक्ट के थ्रू, इसीलिए सिर्फ इंडिया ही कहलाते हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इट डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू जो भी अपॉइंटमेंट होती थी सिविल सर्वेंट की, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब क्योंकि यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट हो गए, सोवरेन हो गए, हमारी अलग से बॉडी बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो हमारा जो है जब हम इंडिपेंडेंट हो गए तो हमने पूरी तरीके से ब्रिटेन को जो है इंडिया से हटा दिया। ब्रिटेन से रिलेटेड कोई भी चीज़ें, कोई भी लॉज जो भी बनाए थे, इन सब चीज़ों को हटा के हमने अपना अलग से सब चीज़ें बनाई। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला लेक्चर हम फिर देखेंगे इससे आगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।